साथियों नमस्कार। आज हम हुंड का नियम और पाउली का नियम पढ़ने वाले हैं। हुंड का नियम और पाउली का नियम आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अब्बाओ का नियम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो किसका नियम पढ़ेंगे आज? हुंड का नियम और पाउली का नियम। चलिए हुंड के नियम की बात करते हैं। पहले हुंड के नियम की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो कोई भी परमाणु होते हैं उनमें क्या होती हैं, उनमें परमाणु में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। क्या होती है? कक्षाएं। और कक्षाओं को हम क्या कह सकते हैं? कोश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोश। क्या कहते हैं? कोश या ऑर्बिट या कक्षा। कोश, कक्षा या ऑर्बिट। ओके। अब कोश के अंदर क्या होते हैं? उपकोश होते हैं। शेल भी कह सकते हैं कक्षा को। तो उपकोश, उपकोश, कोश के अंदर क्या होते हैं भैया? उपकोश। और उपकोश कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो कौन कौन से 4 प्रकार हैं? एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ, ये 4 उपकोश हैं। अब उपकोश के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। तो मैं ये कहूँ कि एस उपकोश के अंदर एस ऑर्बिटल होता है, एक एस ऑर्बिटल होता है। ठीक है। ये जो है ये क्या है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल या कक्षक। तो एस उपकोश में एक एस ऑर्बिटल होता है, पी में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं और एफ में 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं। कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 7। मेरी बात समझे आप? यहाँ तक क्लियर है? कक्षा के अंदर मतलब कोश के अंदर क्या होते हैं? उपकोश। उपकोश कौन कौन से होते हैं? एस उपकोश, पी उपकोश, डी उपकोश और एफ उपकोश। एस उपकोश में एक एस ऑर्बिटल होता है, पी उपकोश में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, डी उपकोश में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं और एफ उपकोश में 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं। देखिए अब क्या है कि इनमें अपने को इलेक्ट्रॉन भरने हैं। क्या भरने हैं? इलेक्ट्रॉनों को भरा जाना है। इलेक्ट्रॉनों को भरा जाना है। तो मेरी बात सुनिएगा। एस में एस की कैपेसिटी कितनी होती है? 1 से लेकर 2 तक। इसकी कैपेसिटी 1 से 6 तक, इसकी 1 से 10 तक और इसकी 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मेरी बात सुनना। अब यदि आपको जो एस में इलेक्ट्रॉन भरना है तो ये पहला भरा और दूसरा ये हो गया। यदि आपको पी में इलेक्ट्रॉन भरना है, पी में आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा आएगा। अगर आप ऐसे भर दोगे पी में इलेक्ट्रॉन आपको कि ये और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दिया, पहला और दूसरा ऐसे, तो वो गलत हो जाएगा। किसके नियम के अनुसार? हुंड के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? हुंड के नियम के अनुसार। ऐसे ही यदि मैं कहूँ आपसे कि डी में इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4 5, सॉरी इसको सही कर दिया जाए, 5। ये 5 ऑर्बिटल है। 1 2 3 4 5। छठवें इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग चालू होगी, युग्मन चालू होगा। इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसकी बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनना चालू होगा। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एस ऑर्बिटल में दूसरे इलेक्ट्रॉन से युग्मन जोड़ा बनना चालू हो जाएगा, पी में चौथे इलेक्ट्रॉन से, डी में छठवें इलेक्ट्रॉन से और एफ में 8वें इलेक्ट्रॉन से जोड़ा बनना चालू होगा। किसके नियम के हिसाब से? हुंड के नियम के अनुसार। हुंड्स रूल। ओके। तो समान ऊर्जा वाले कक्षक, जैसे कि यहाँ पे पी में 3 कक्षक है, तीनों कक्षकों की ऊर्जा क्या है? समान है। डी की बात करें, डी में 5 कक्षक है, 5 ऑर्बिटल है, डी उपकोश में 5 ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी क्या है? समान है। एफ उपकोश में 7 एफ ऑर्बिटल है, सातों की एनर्जी क्या है? समान। तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सबको मिल जाए, उसके बाद में फिर जोड़ा बनना चालू हो जाए। मतलब ये कहें कि एफ उपकोश के पास 7 आदमी हैं,
कितने 7। तो सभी को एक एक बार प्रसाद बांट दे फिर चालू होगा। इस घर में मतलब इसमें कितने ये हैं ऑर्बिटल्स, यहाँ पर 7 ऑर्बिटल है, यहाँ पर 5वां है। तो 5वां ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रख दें, फिर 6वां इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक बार प्रसाद 5 घर में बढ़ जाए फिर डबल से प्रसाद बांटेंगे। यहाँ पर तीनों घरों में एक एक बार तो प्रसाद बांट दे, फिर बच रही तो फिर चालू कर देंगे डबल बांटना। यहाँ पर तो एक ही घर है तो प्रसाद लेके गए अपन कि ले भाई प्रसाद, और बच रही ले और ले ले, यही करेंगे। यहाँ पर गए इस मोहल्ले में तो यहाँ पर 3 घर है तो चलो एक काम करते, तीनों घरों में एक एक बार की प्रसाद बांट देते हैं, फिर बच रही फिर बांटना चालू कर दिया। ये बात है भैया, समझ में आ गया ना मेरी बात। तो इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, क्या भरा जाता है, इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है उपकोशों में। और उपकोशों में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। एस उपकोश में एस ऑर्बिटल, पी में पी उपकोश में पी ऑर्बिटल, डी उपकोश में डी ऑर्बिटल और एफ उपकोश में एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल एक ही होता है, पी कितने होते हैं 3, डी 5 होते हैं और एफ कितने होते हैं 7। क्लियर है। मेरे हिसाब से यहाँ तक सारी स्टोरी कंप्लीट। अब आप थ्योरी समझो। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने में हुंड के नियम का अत्यंत महत्व है। इसका पूरा नाम हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है। इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोश में इलेक्ट्रॉन जोड़े तब तक नहीं बनते हैं। क्या बोला, किसी भी उपकोश, जैसे पी उपकोश में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक सभी इस उपकोश में उपस्थित सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन न चला जाए। इलेक्ट्रॉन जोड़ा तब तक नहीं बनते हैं जब तक कि इस उपकोश के समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया फिर अपन ये चौथा, फिर यहाँ पर 5वां, फिर यहाँ 6वां इलेक्ट्रॉन आएगा। अर्थात समान ऊर्जा स्तर के कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जैसे पी की बात कर रहे हैं अपन, तो 3 कक्षक हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अगर हम ऐसे भर देते कि पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहीं भर देते तो गलत हो जाता। एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, 1 2 3, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, ऐसे इलेक्ट्रॉन पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। फिर आंशिक रूप से भरे हुए, मतलब जो आधे भरे हुए, आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों के साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाते हैं। एस में दूसरे इलेक्ट्रॉन से जोड़ा बनना चालू हो जाता है, पी में चौथे इलेक्ट्रॉन से, डी में 5वें इलेक्ट्रॉन से जोड़ा बनना, 6वें इलेक्ट्रॉन से, और एफ में 8वें इलेक्ट्रॉन से जोड़ा बनना प्रारंभ हो जाता है। समझ में आया। आगे बढ़े, आपका आदेश हो तो ठीक है। चलो चलें आगे, आदेश आ गया है। हाँ, अब ये जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें दे रखी बेटा जी, वही सारी चीज़ें हैं जो हमने जो बताया। क्या बताया हमने ये बताया कि किसी भी उपकोश में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक कि समान ऊर्जा स्तर के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न चला जाए। अब स्टोरी अपन पी की देख लेते। पी में पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ भरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, 5वां इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और ये 5वां इलेक्ट्रॉन, 6वां इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां इलेक्ट्रॉन। ऐसे भरे हमने इलेक्ट्रॉन। कैसे भरे? ऐसे। तो भैया समझ में आया। तो ये हो गया आपका हुंड का नियम। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि हुंड का नियम क्या है। तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने में हुंड के नियम का अत्यंत महत्व होता है। इसका पूरा नाम हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है। इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोश में इलेक्ट्रॉन जोड़े तब तक नहीं बनते हैं जब तक कि इस उपकोश में समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है। अर्थात समान ऊर्जा स्तर के कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों के साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुंड का नियम हो गया। अब पढ़ते हैं अपन पाउली का नियम। किसका नियम? पाउली का नियम। वैसे पाउली का नियम पढ़ने से पहले अपने को क्वांटम संख्या पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मैं क्वांटम संख्या इसके बाद में करवा देंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं पाउली का नियम। ओके, पाउली का नियम। साथियों, अगर रेगुलर आप देख रहे हो वीडियो तो आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा।
पाउली का नियम क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने ये लिखा हीलियम, और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पिछले लेक्चर में समझाया था, ये 1s2 होता है, ये 1s2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कार्बन लिख रहा हूँ 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और ये 2p2। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? ऐसे, मतलब अब्बाउ का नियम, हुंड का नियम, पाउली का नियम सभी साथ साथ चलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, क्वांटम संख्याओं की बात करते हैं। क्वांटम संख्याएं होती हैं 4 प्रकार की। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, 4 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और एक होती है बेटा चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको l से, इसको m से और इसको s से, NLMS। ओके, अब बात करते हैं, हर एक परमाणु रहता है, हर एक एलिमेंट्स रहता है। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन के पास 7 हैं, कार्बन के पास 6 है, सोडियम के पास 11 हैं, जिंक के पास 30 है, मैग्नीज के पास 25 है, मैग्नीशियम के पास 12 हैं, फास्फोरस के साथ पास 15 इलेक्ट्रॉन हैं, पोटेशियम के पास 19 है, कैल्शियम के पास 20 हैं, कॉपर के पास 29 हैं। तो हर एक एलिमेंट के पास में अलग अलग इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। अब यार इस तरीके से ये है कि किसी गांव में कितने लोग रहते हैं भैया, तो कॉपर वाले गांव में 29 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिंक वाले में 30 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो उनका जो 30वां इलेक्ट्रॉन कौन सा पहला इलेक्ट्रॉन है, कौन सा दूसरा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा 5वां है, कौन सा 20वां है, कौन सा 25वां है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए? जैसे किसी गांव में जाते हैं तो भैया ये लोग इस बिरादरी के हैं, ये वाला मोहल्ला है, कहते हैं ना, इसका मकान नंबर इतना है। फिर घर में घुसते हैं तो वहाँ पर ये महिला हैं भैया, ये पुरुष हैं, कौन महिला हैं, कौन पुरुष हैं, ठीक है, कौन सा घर है, कौन सी बिरादरी है। तो कुल मिला के मैं तो ये मानता हूँ जो क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉन का वोटर आईडी है। क्या है? वोटर आईडी। तो जितने भी लोग हैं दुनिया में, कहीं भी गांव में हैं, कहीं पर भी हैं, तो क्या 2 लोगों की सेम चीज़ें मिल सकती, क्या सेम हो सकते? क्या पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल कहीं भी नहीं है दुनिया में भैया। क्योंकि कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आ ही जाएगा। जैसे कि उसका घर का पता, 2 लोग सेम शक्ल के, लेकिन उनका घर का पता अलग हो गया, उनके पिताजी का नाम अलग हो गया, उनके गांव का नाम अलग हो गया। मतलब कहीं ना कहीं तो जो 2 लोग अलग अलग हैं उनमें वेरिएशन कहीं ना कहीं तो आएगा ही, ठीक है। जैसे दिनेश नाम के 2 लोग हैं, लेकिन दिनेश नाम के यहाँ पर तो सिमिलरिटी हो गई, लेकिन अगली स्टेप में जाएंगे, उनके पिताजी का नाम सेम मिल गया, चलो, लेकिन पिताजी का नाम सेम मिल गया, ठीक है, उनके घर का नाम, मतलब गांव का नाम सेम मिल गया, दिनेश है, पिताजी का नाम भी ये है और गांव का नाम भी सेम है, लेकिन लास्ट में जाते चेंज कहाँ पर आ जाएगा? उस दिनेश का घर अलग है और उस दिनेश का घर अलग है, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। ये बात आप समझ चुके होंगे। या फिर एक दिनेश है, दिनेश, उनके हो सकते हैं नाम तो सेम हो गए, लेकिन उनके क्या हो सकता है, गांव भी अलग अलग हो जाए, घर भी अलग अलग हो जाए, ठीक है, सारी चीज़ें अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो क्वांटम संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वोटर आईडी होता है। क्या होता है? वोटर आईडी होता है, आधार कार्ड होता है, पहचान में आ जाएगी कि ये क्वांटम संख्या है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है। क्वांटम संख्या लिख लो कि ये 15वां इलेक्ट्रॉन है, 20वां इलेक्ट्रॉन है, 25वां इलेक्ट्रॉन, हम पहचान लेंगे। तो पाउली का नियम क्या पाउली साहब ने क्या कहा, मतलब 2 लोग कोई भी हैं, उनके सेम एड्रेस कभी सेम, मतलब सेम कंडीशन हो ही नहीं सकती। सारी कंडीशन इलेक्ट्रॉनों के लिए बोली। क्या किसने बोली? पाउली ने, कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं हो सकती। किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं हो सकती। अगर उनकी 3 क्वांटम संख्या, 3 अगर सिमिलरिटी आ भी गई तो चौथी सिमिलरिटी डेफिनेटली क्या होगी? डिफरेंट होगी, भिन्न होगी। किसने बताया भाई साहब? ये पाउली ने। तो नियम, पाउली का नियम,
कि किसी भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। चलो पढ़ लो पहले, फिर इसको समझते हैं। चल रे बड़ा हो जा। हाँ क्या बोल रहा है ये तो अपने को मालूम पड़ गया ना कि मुख्य क्वांटम संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को n, l, m और s, ये चीज़ अपने को मालूम है। पाउली का नियम क्या कह रहा है? इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु की किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। सब कुछ समान होते हुए भी इनका चक्रण तो विपरीत होगा ही होगा, है ना, हो ही जाएगा। इसे सर्वप्रथम पाउली ने 1925 में बताया था। मतलब जो चीज़ थी वो बता दी कि क्वांटम संख्या किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती किसी परमाणु में। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं भिन्न भिन्न करते हुए हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। यदि तीन क्वांटम संख्याएं समान भी हो तो चौथी क्वांटम संख्याएं अवश्य ही भिन्न होगी। अब देखो अपन इसकी क्वांटम संख्या देखते हैं। देखिए चलो इसकी देखते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की, n, l, m और s। इसकी मुख्य क्वांटम संख्या एक है, जो क्वांटम संख्या में बताऊंगा मैं। अगर s ऑर्बिटल में है तो l का मान क्या होगा? 0 है, और s के लिए m का मान 0 होता है। और इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे है तो s का मान क्या आता है? +½ आता है, और अगर ऐसे है तो उसका मान आता है -½ आता है। तो ये हो जाएगा +½ ओके। अब आगे देखते हैं, इसका n का मान 1 होगा, l का मान 0 होगा s के लिए, m का मान भी 0 होगा, लेकिन s का मान क्या होगा? -½ तो यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं कि ये s का मान इसका -½ आ रहा है और s का मान इस इलेक्ट्रॉन का आ रहा है +½ तो कहीं ना कहीं तो चेंज आ ही गया। तीन क्वांटम संख्या अगर सेम मिल भी गई है कि भैया ये जो है सेम है, भैया एक ही पिता की संतानें हैं दोनों, लेकिन एक पुत्र है और एक पुत्री है, अलग अलग हो गया। भैया गांव भी सेम मिल गया, घर भी सेम मिल गया, है ना, मोहल्ला भी सेम। गांव में गए, गांव में जाने के बाद मोहल्ले में गए, मोहल्ले में जाने के बाद घर ढूंढ लिया, और घर ढूंढने के बाद अपनों ने महिला है या पुरुष है ये चीज़ ढूंढ ली, बस। ठीक है, तो हीलियम के लिए बता रखा है, ये हीलियम के 1s2 होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या बता रखी है। तीन अगर सेम हो भी गई तो चौथी क्वांटम संख्या डेफिनेटली भिन्न होगी। और पाउली का नियम और अच्छी तरह जब समझ में आएगा जब अपन क्वांटम संख्या पूरा चीर-फाड़ करेंगे। ठीक है, ये हीलियम की ये जो है बता रखा है। कौन सी क्वांटम संख्या बेटा? ये चौथी क्वांटम संख्या डेफिनेटली क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी। चलिए मिटा देते हैं यार, मिटा दो मिटा दो मिटा दो। एक और रह गया, कार्बन का बताना रह गया, तो चलो कार्बन का फिर बताता हूँ। इसको थोड़ा खिसका लेते, कार्बन का बता देता हूँ पहले। कार्बन 2p2 है ना। अब इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 की क्वांटम संख्या अलग अलग होगी। देखिए n, l, m, s। इसकी देखेंगे, इसकी देखेंगे, इसकी सबकी देखेंगे। इसके लिए देखेंगे अपन n, l, m, s। इसकी देखेंगे अपन n, l, m और s। इसकी देखेंगे फिर n, l, m और s। फिर इसकी देखेंगे n, l, m, s। फिर इसकी देखेंगे n, l, m और s। कलर चेंज कर लिया जाए। इसकी इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 1 होगा, l का मान 0 होगा, m का मान 0 होगा और s का मान क्या होगा? +½ होगा। इसके लिए n का मान 1, l का मान 0, m का मान 0, s का मान क्या होगा? -½ किस इलेक्ट्रॉन के लिए? इस इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके लिए n का मान 2 होगा, ये वाली संख्या, l का मान 0, m का मान 0 और s का मान होगा +½ ठीक है। n का मान 0, n का मान 2 सॉरी, l का मान 0, m का मान 0 और s का मान होगा +½ n का मान 2, l का मान p के लिए क्या होगा? 1, m का मान क्या होगा? इधर है m में, p में 3 वैल्यू होती है m की,
-1 प्लस -1 0 और ये +1, तो m का मान क्या होगा इसके लिए -1, ठीक है। यहाँ पर -1 सॉरी 0 आएगा और s का मान क्या आएगा +½ n का मान 2, l का मान 1, m का मान 0 और s का मान क्या आ जाएगा +½ अब बेटा इसमें थोड़ा सोचिएगा आप, इनमें आप देखिए जो मैंने क्वांटम संख्याएं बताई है 6 इलेक्ट्रॉनों की, क्या इनमें 6 इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं में चारों क्वांटम संख्याएं सेम दिख रही हैं क्या? कहीं नहीं दिख रही होगी, कहीं नहीं दिख रही होगी। क्यों नहीं दिख रही? पाउली साहब के गए ना और अपनों ने सिद्ध भी कर लिया। जैसे इसका मान n1 0 0 और +½ है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की कौन कौन सी डिफरेंस आ गई क्वांटम संख्या? एक तो ये वाली और ये वाली, ये +½ है और ये -½ है, ठीक है, +½ -½ अब अपन ये देखेंगे कि भैया ये वाली जो है, हाँ ये वाली ये -½ है ना, इसको -½ समझना, s क्या है -½ अब आप जो है ये वाली और ये वाली में कौन कौन सी सिमिलरिटी है? अब ये वाली और ये वाली देखो, इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या n = 1, यहाँ n = 2 आ गया, बाकी l = 0, l = 0, m = 0, m = 0, s -½ आ रहा, यहाँ पर भी s -½ आ रहा, ठीक है, s -½ तो ये वाली क्वांटम संख्या जब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए देखेंगे, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये दोनों क्वांटम संख्या अलग आ रही है। जब इन दोनों के लिए देखेंगे तो ये वाली क्वांटम संख्या अलग आ रही है। जब इन दोनों के लिए देखेंगे तो ये वाली और ये वाली दो क्वांटम संख्या अलग आ रही है, ठीक है। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग क्वांटम संख्या होती हैं। चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी सेम मिल नहीं सकती है, किसके नियम के अकॉर्डिंग? पाउली के नियम के अकॉर्डिंग। समझ में आयो? आई जाएगा। अभी क्वांटम संख्या का चीरफाड़ करेंगे ना और अच्छा मज़ा आ जाएगा। चलिए, तो पाउली के जो नियम के जो अनुप्रयोग की बात करते हैं, ये चलो मिटा देते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होगी। पाउली के अपवर्त नियम के अनुप्रयोग, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? 2n² हो सकती है। क्या हो सकती है? 2n²। मतलब अगर पहली कक्षा की बात करें तो 1 × 1 का स्क्वायर, n मतलब कक्षा। दूसरी कक्षा की बात करें तो 1 × 2 का स्क्वायर। तीसरी कक्षा 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर। अगर तीसरी कक्षा की बात करें तो 2 × 3 का स्क्वायर। चौथी कक्षा की बात करें तो 2 × 4 का स्क्वायर। तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 4 चौक 16, 16 दूनी 32। इसका कहने का मतलब है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2n² के हिसाब से किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में कुल n² ऑर्बिटल होते हैं, n² ऑर्बिटल होते हैं। किसी भी मुख्य ऊर्जा स्तर में n² ऑर्बिटल होते हैं। अब ये कैसे देखेंगे अपन, बताता हूं मैं आपको। n² ऑर्बिटल होते हैं, ये ध्यान से देखना। n² ऑर्बिटल मतलब पहली कक्षा के लिए 1², दूसरी कक्षा के लिए 2², तीसरी कक्षा के लिए 3², चौथी कक्षा के लिए 4²। तो इसमें 1, 2 दूनी 4 ऑर्बिटल होंगे दूसरी कक्षा में। तीसरी में कितने होंगे? 3 तिया 9 ऑर्बिटल होंगे। चौथी कक्षा में कितने होंगे? 4 चौक 16 ऑर्बिटल होते हैं। कितने? 16। तो यहाँ पर सिर्फ एक s ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर चलेंगे तो s और 3 p ऑर्बिटल मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर चलेंगे तो s भी मिलेगा, p भी मिलेगा और 5 d ऑर्बिटल भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 5 d ऑर्बिटल भी मिलेंगे। 5 d ऑर्बिटल। और यहाँ पे 16 चौथी कक्षा मतलब s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल। तो टोटल कितने होंगे? 16 होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16, यही तो लिया n² ऑर्बिटल होते हैं। मतलब चौथी कक्षा में अधिकतम कितने? 16 ऑर्बिटल होंगी, 16 ऑर्बिटल।
कितने 16 ऑर्बिटल। तीसरी कक्षा में कितने होंगे अधिकतम 9 ऑर्बिटल, दूसरी कक्षा में 4 ऑर्बिटल और पहली कक्षा में सिर्फ 1 ऑर्बिटल होगा। n स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी एक ऑर्बिटल होता है उसमें विपरीत चक्रण के कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। 2 से ज़्यादा आएंगे क्या? कहीं नहीं आएंगे 2 से ज़्यादा। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। एस में 2, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 और एफ में 14 अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हमारे हिसाब से ये समझ में आया होगा आपको। तो बेटा आज अपनों ने हुंड का नियम और पाउली का नियम दोनों बहुत अच्छी तरह से मस्त तरीके से समझे। थोड़ा बुक का सहारा लेना, थोड़ा माइंड पे थोड़ा जोर देना, तभी चीज़ें समझ में आएगी। साइंस ऐसे नहीं आती समझ में, ठीक है। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड रहती है, बाद में मज़ा आएगा पढ़ने का सारा। तो साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।